सोमवार से शुक्रवार दोपहर 1 बजे। नमस्कार, सांकेतिक भाषा के इस विशेष बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा, मेरे साथ है मेरी सहयोगी बीना सिंह। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। मालदा दौरे पर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस मालदा पहुंचने पर कहा, कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी। साथ ही कहा, हिंसा बर्दाश्त नहीं। छत्तीसगढ़ के सुकमा में 22 इनामी नक्सलियों ने डाले हथियार। 40 लाख रुपए के इनामी नक्सलियों में 16 लाख की इनामी नक्सली दंपत्ति भी शामिल। नेशनल हेराल्ड मामले में भाजपा ने हिमाचल प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर साधा निशाना। कहा, सुक्खू सरकार के पास देने के लिए पैसे नहीं, लेकिन नेशनल हेराल्ड को दिए करोड़ों के विज्ञापन। प्रधानमंत्री मोदी और टेस्ला के सीईओ एलॉन मस्क के बीच टेक्नोलॉजी और इनोवेशन को लेकर हुई चर्चा। पीएम ने कहा, अमेरिका के साथ साझेदारी आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध। यूनेस्को ने श्रीमद् भगवद गीता और नाट्यशास्त्र को दी वैश्विक धरोहर की मान्यता। पीएम ने कहा, यह हमारे लिए गौरवशाली क्षण। मुर्शिदाबाद में वक्फ कानून के खिलाफ प्रदर्शन के बाद फैली हिंसा के बीच राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस मालदा पहुंच गए हैं। मालदा पहुंचने पर राज्यपाल ने कहा कि कानून व्यवस्था को बनाए रखना राज्य सरकार की जिम्मेदारी है। अगर राज्य को मदद की जरूरत है तो हम केंद्रीय बल भेजने के लिए तैयार हैं। बंगाल में हिंसा की घटनाएं लंबे समय से हो रही हैं। हिंसा बर्दाश्त नहीं की जा सकती और कड़ी कार्रवाई की जाएगी। राज्यपाल सियालदा रेलवे स्टेशन से ट्रेन के जरिए मालदा पहुंचे। मालदा सर्किट हाउस में रात्रि विश्राम के बाद कल वे मुर्शिदाबाद के प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। इससे पहले मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्यपाल से मुर्शिदाबाद यात्रा टालने का आग्रह किया था, जिसे उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। राजभवन सूत्रों के अनुसार कल राज्यपाल शमशेरगंज, धुलियान, सुत्ती, फरक्का जैसे इलाकों का दौरा कर सकते हैं। इन इलाकों में हाल ही में वक्फ कानून के खिलाफ विरोध के दौरान हिंसा भड़क उठी थी, जिसमें 3 लोगों की मौत हुई थी। राज्यपाल की मृतकों के परिजनों से मिलने की योजना है। मुर्शिदाबाद में हिंसा के मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने 20 सदस्यीय विशेष जांच दल एसआईटी का गठन किया है। हाईकोर्ट ने विस्थापितों की वापसी के लिए कमेटी बनाने का निर्देश दिया है और प्रभावित इलाकों में केंद्रीय बलों की तैनाती भी सुनिश्चित की गई है। Bring the situation back to normalcy at the earliest, and also to establish peace in society. I will listen to the grievances of those who are in the camps here, understand their sentiments, feelings, and needs. Then we'll take proactive action, redress their grievances at the earliest. Let me first go and share the experience of those who are in the camp. Then I will give my comment later. पश्चिम बंगाल के मालदा में स्कूल के कैंप में रह रहे लोगों को स्थानीय निकाय द्वारा जबरदस्ती कैंप से निकालने की कोशिश की जा रही है। कैंप में रह रहे लोगों ने कैंप से निकालने के खिलाफ कड़ा विरोध प्रदर्शन किया। वे शिकायत कर रहे हैं कि उन्हें जेल जैसी स्थिति में रखा गया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का एक दल पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में आज उन लोगों से मिलने पहुंचा जिन्होंने मुर्शिदाबाद जिले के हिंसा प्रभावित इलाकों से भागकर शरणार्थी शिविरों में शरण ली है। एनएचआरसी ने हाल में मुर्शिदाबाद में वक्फ संशोधन अधिनियम के विरोध में भड़की हिंसा का स्वतः संज्ञान लिया। एनएचआरसी ने प्रभावित क्षेत्रों में हिंसा और कथित मानवाधिकार उल्लंघन के बारे में एक औपचारिक शिकायत मिलने के बाद ये कार्रवाई की है। मुर्शिदाबाद जिले के शमशेरगंज, सुत्ती, धुलियान और जंगीपुर के मुसलमान बहुल इलाकों में हुई हिंसक झड़पों के दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। कई स्थानीय निवासी अपनी जान बचाने के लिए अपने घर छोड़कर भाग गए
और उन्होंने पड़ोसी मालदा जिले में बनाए गए शिविरों में शरण ली। ये हिंसा केंद्र सरकार द्वारा हाल में वक्फ अधिनियम में किए गए संशोधनों के खिलाफ व्यापक विरोध के बीच हुई। एनएचआरसी ने निर्देश दिया है कि 3 सप्ताह के भीतर एक विस्तृत जांच रिपोर्ट पेश की जाए। तो वहीं दूसरी तरफ राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम आज मालदा पहुंची। टीम की सदस्य हिंसा के कारण घर छोड़ने को मजबूर हुए लोगों से मुलाकात कर रही है और शिविरों का निरीक्षण कर रही है। मालदा पहुंचने पर राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्ष विजया रहाटकर ने कहा कि सभी पीड़ित महिलाओं की सुरक्षा और संरक्षण के लिए तब तक चिंता करनी पड़ेगी जब तक ये पूरी नहीं हो जाता। उनके संरक्षण के लिए, सुरक्षा के लिए और सम्मान के लिए हमें तब तक चिंता करनी पड़ेगी जब तक ये सब कुछ पूरा नहीं होता है। तो स्वाभाविक रूप में इन सभी महिलाओं की हमें चिंता भी है और उनके लिए पूरी ठीक व्यवस्था हो जाए ये भी हम देखेंगे। हमें उन सभी पीड़ित महिलाओं के साथ बात करनी है। क्या घटा है, किस तरीके से किस हालत में वो रह रहे हैं, इसके बारे में हमें उनके साथ बात करनी है। उसके बाद ही हम कुछ बोल पाएंगे। मैं अभी किसी के साथ बात नहीं करूंगी। मुझे इन लोगों के साथ बात करना है, इनके साथ मुझे बैठना है। मैं अभी किसी के साथ बात नहीं करूंगी। एनसीडब्ल्यू के अध्यक्ष अपनी पूरी टीम के साथ तमाम पीड़ितों से, पीड़ित महिलाओं से उन्होंने मुलाकात की। पश्चिम बंगाल के धुलियान के वेदवाना हिंसा में मंदिरों को भी निशाना बनाया गया था। ऐसे ही कई दशक पुराने शिव मंदिर को भी उपद्रवियों के द्वारा तोड़ा गया। हमारे संवाददाता निशांत राय की ये विशेष रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल के बेदबोना 16 नंबर वार्ड में इस समय हम मौजूद हैं और एक मंदिर जो कि हिंसा की भेंट चढ़ा, उसकी स्थिति हम आपको दिखलाना चाहते हैं कि मंदिर की स्थिति आप देखिए किस तरीके से की गई है। सामने शिवलिंग है और शिवलिंग को पूरी तरीके से खंडित कर दिया गया है। इसके अलावा मंदिर में अगर बात करें तो वाद्य यंत्र यानी कि संगीत और संगीत का जो नाता है वो हर धर्म के साथ है, चाहे मुस्लिम समाज में सूफी संगीत की बात की जाए और तमाम तरह के वाद्य यंत्रों की बात की जाए। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से मंदिर को तो खंडित किया ही गया है, साथ ही वाद्य यंत्रों को भी पूरी तरीके से तोड़ दिया गया है। आप समझ सकते हैं कि जो वक्फ की बात कर रहे थे, वक्फ का विरोध कर रहे थे, अगर उनका केवल वक्फ बिल का विरोध होता तो मुझे नहीं लगता कि मंदिर और वाद्य यंत्र उनका दुश्मन होता। सीधे तौर पर यह कहा जा सकता है कि वक्फ बिल के विरोध में जो हिंसक आंदोलन हुआ है उसके पीछे जो मुद्दा है वो शायद कुछ और है और जो योजना थी वो शायद कुछ और थी, जिसके चलते मंदिर से लेकर घरों और हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया। यानी कि बिल की आड़ में सीधे तौर पर हिंदू समुदाय को निशाना बनाना ये दिखलाता है कि ये साजिश थी और इस साजिश का पर्दाफाश जांच के बाद पता चल पाएगा। लेकिन वेदवाना में लगभग 123 घरों को जलाया गया और मंदिर की ये हालत की गई। कैमरा पर्सन जगमोहन के साथ निशांत राय, डीडी न्यूज, मुर्शिदाबाद। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। जो लक्ष्य चुना था समझ आने लगा है। जीएलए यूनिवर्सिटी, उच्च लक्ष्य की निश्चित प्राप्ति। भाजपा का नेशनल हेराल्ड मामले को लेकर कांग्रेस पर हमला लगातार जारी है। भाजपा के वरिष्ठ नेता अनुराग ठाकुर ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि कांग्रेस ने अनेक घोटाले किए हैं और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही कांग्रेस पार्टी में हड़बड़ाहट और खलबलाहट मच जाती है। और नेशनल हेराल्ड का नाम सुनते ही आज कांग्रेस पार्टी के पूरे इकोसिस्टम में सेंसेशन होने लगते हैं। सेंसेशन जैसे कि छटपटाहट, कपकपाहट, धड़धड़ाहट, फड़फड़ाहट, डगमगाहट, लड़खड़ाहट। और ऐसे सेंसेशन होने लाजमी भी हैं क्योंकि पकड़े जो गए हैं।
भाजपा ने हिमाचल प्रदेश सरकार पर आरोप लगाया कि सुक्खू सरकार के पास पैसे नहीं है, लेकिन नेशनल हेराल्ड को विज्ञापन देने के लिए करोड़ों रुपए हैं। जनता के सामने फिगर्स आनी चाहिए, कौन कौन कांग्रेस शासित राज्यों से विज्ञापन इस अखबार के लिए दिया गया, कब कब दिया गया, कितना पैसा दिया गया। दूसरा, 50 लाख रुपए में 2000 करोड़ रुपए की संपत्ति का एक कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन ये देश के सामने आया है। तीसरा, अगर ये अखबार छपता ही नहीं, दिखता नहीं, बिकता नहीं, तो इसके लिए इतना विज्ञापन क्यों दिया जाता है। और वीकली न्यूज़पेपर के लिए चांदी के सिक्के और दैनिक न्यूज़पेपर जो इससे कई गुना ज्यादा बिकता है, दिखता है, उसको चवन्नी देने का काम क्यों किया जा रहा है। भाजपा नेता अनुराग ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस नेशनल हेराल्ड मामले में चोरी भी कर रही है और सीना चोरी भी कर रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेताओं के पास हिम्मत है तो कोर्ट में आकर कहें कि सुनवाई समय सीमा में हो। एक यहां पर अरविंद केजरीवाल जी का मॉडल था, जब टैक्स पेयर का पैसा दिल्ली की जनता का सैकड़ों करोड़ रुपया केवल अपना चेहरा दिखाने के लिए दे दिया जाता था। दूसरा मॉडल ये नेशनल हेराल्ड का है, जहां देश की जनता की गुड़ कमाई वो कांग्रेस की राज्य की सरकारें केवल एक परिवार, एक पार्टी के अखबार को चलाने के लिए करोड़ रुपए दे दिए जाते हैं। ये कांग्रेस मॉडल ऑफ करप्शन बेशर्मी के साथ चोर मचाए शोर ही नहीं, एक तो चोरी और ऊपर से सीना चोरी करने की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टेस्ला और स्पेसएक्स के सीईओ एलन मस्क से बातचीत की। पीएम मोदी ने बताया कि यह बातचीत उन मुद्दों पर केंद्रित रही जिन पर इस साल की शुरुआत में वाशिंगटन डीसी में हुई उनकी मुलाकात के दौरान चर्चा हुई थी। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी साझा करते हुए कहा कि एलन मस्क से बात की और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की, जिसमें इस साल की शुरुआत में वाशिंगटन डीसी में हमारी बैठक के दौरान शामिल किए गए विषय भी शामिल थे। हमने प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्रों में सहयोग की अपार संभावनाओं पर चर्चा की। भारत इन क्षेत्रों में अमेरिका के साथ अपनी साझेदारी को आगे बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। ये बातचीत ऐसे समय में हुई है जब एलन मस्क की कंपनियों, विशेष रूप से टेस्ला और स्टारलिंक की भारत में प्रवेश को लेकर रुचि बढ़ रही है। टेस्ला भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने को लेकर सरकारी अधिकारियों के साथ बातचीत में है। वहीं स्टारलिंक ने भारत में सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवाएं देने के लिए एयरटेल और जियो से साझेदारी की है। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हरियाणा के मानेसर में VVDN टेक्नोलॉजीज के अत्याधुनिक मैकेनिकल इनोवेशन पार्क का उद्घाटन किया। साथ ही केंद्रीय मंत्री ने VVDN लैब का भी निरीक्षण किया। इससे भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा मिलेगा। इसकी जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि VVDN जैसी सुविधा में भारत में ही AI सर्वर बनाने में बड़ी उपलब्धि मिलेगी। AI server is designed and manufactured here in India और आज VVDN के प्लांट से 6000 सर्वर्स निकल चुके हैं, जो कि प्रधानमंत्री जी के विजन का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कितना रियल लाइफ ले चुका है अब ये इलेक्ट्रॉनिक्स में मेक इन इंडिया। डिज़ाइन के बाद में जो कंपोनेंट्स बनाने के लिए टूल्स चाहिए, जो कि पहले केवल इंपोर्ट होते थे, इवन दोज टूल्स आर नाउ मेड इन इंडिया। यानी machines which make the machines are also now made in India, which is very significant point. साथ ही केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने प्रधानमंत्री मोदी द्वारा शुरू की गई मेक इन इंडिया की भी प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट योजना से भारत में ही इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादों के निर्माण में तेजी आएगी। इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट स्कीम आई है, उससे बहुत सारे कंपोनेंट्स भी भारत में बनने लगेंगे। दैट विल सिग्निफिकेंटली डीपन द वैल्यू चेन। और आज दुनिया में भारत को क्वालिटी के लिए और ट्रस्टेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर, ट्रस्टेड डिज़ाइनर के हिसाब से जाना जाता है। बाकी कई देशों से जो हमारी सबसे बड़ा डिफरेंशिएटर रहेगा, वो 2 डिफरेंशिएटर रहेंगे। एक तो IP राइट्स को रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग, दूसरा
हमारे यहाँ टैलेंट है जो कि डिज़ाइन कैपेबिलिटीज़ में बहुत अपने टैलेंट को हम यूज़ कर पाएंगे। यहाँ से आगे आने वाले 4 वर्षों में 5 वर्षों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग की एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करवानी है। ये मोदी जी ने संकल्प लिया है। बिहार सरकार ने महिला लाभार्थियों और अन्य हितधारकों तक पहुंचने के लिए आज महिला संवाद अभियान की शुरुआत की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना स्थित अपने आवास से इस अभियान का उद्घाटन किया। यह अभियान अगले 2 महीने तक जारी रहेगा। इस दौरान सरकारी अधिकारी राज्य की 2 करोड़ महिलाओं तक पहुंचेंगे और सरकार की महिला सशक्तिकरण योजनाओं के बारे में सुझाव प्राप्त करेंगे। इससे जुड़े कार्यक्रम राज्य भर में लगभग 70,000 स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे। अभियान के प्रचार प्रसार के लिए विशेष मोबाइल वैन का उपयोग किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ के सुकमा जिले में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। आज सुकमा के घने जंगलों में चलाए गए एक ऑपरेशन के दौरान 22 नक्सलियों ने सुरक्षा बलों के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। आत्मसमर्पण करने वालों में 9 महिलाएं और 13 पुरुष शामिल हैं। इस ऑपरेशन में सुकमा डीआईजी ऑफिस, जगदलपुर डीआईजी ऑफिस के साथ साथ सीआरपीएफ की कई बटालियनों ने हिस्सा लिया। सुरक्षा बलों के इस संयुक्त प्रयास को नक्सलवाद के खिलाफ चल रही मुहिम में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। आत्मसमर्पित एक पुरुष और एक महिला नक्सली पर 8-8 लाख रुपए थे। इन्हीं में अन्य में एक पुरुष और एक महिला नक्सली पर 5-5 लाख रुपए थे। 2 पुरुष और 5 महिलाओं पर 2-2 लाख रुपए के इनाम घोषित थे। वहीं एक पुरुष नक्सली पर 50,000 यानी कुल 40,50,000 रुपए के इनाम इन 22 नक्सलियों पर घोषित थे। सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को शासन की नई पुनर्वास नीति छत्तीसगढ़ नक्सलवादी आत्मसमर्पण पुनर्वास नीति 2025 के तहत प्रत्येक को 50-50 हजार रुपए के मान से प्रोत्साहन राशि और कपड़े दिए गए हैं। कुल 22 नक्सली आत्मसमर्पण कर रहे हैं, जिसमें 13 पुरुष और 9 महिला नक्सली है। इनमें से 2 नक्सली 8-8 लाख रुपए के इनामी हैं, 2 नक्सली 5-5 लाख रुपए के, इसके अलावा 2 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और अन्य अलग अलग इनाम के रिवार्डी हैं। जिस प्रकार से फोर्सेज का डिप्लॉयमेंट इंटीरियर एरिया में बढ़ता जा रहा है, नए कैंप खुल रहे हैं, सरकार की जो पुनर्वास नीति है नक्सल्स के लिए, उससे प्रभावित होकर नक्सल धीरे धीरे आत्मसमर्पण की ओर बढ़ रहे हैं, समाज की मुख्य धारा में वापस शामिल हो रहे हैं। भारत सरकार का पहला विश्व ऑडियो विजुअल और मनोरंजन शिखर सम्मेलन वेव्स 1 से 4 मई तक मुंबई में आयोजित किया जाएगा। इसे लेकर सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक वीडियो साझा किया है। उन्होंने लिखा कि वेव्स 2025 आ गया है। भारत में वैश्विक मनोरंजन के लिए एक मंच तैयार हो गया है। केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने मुंबई के जियो वर्ल्ड सेंटर में वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट यानी वेव्स की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने सम्मेलन को लेकर की जा रही तैयारियों पर संतोष जताया। सरकार ने आज स्पष्ट किया है कि उपग्रह आधारित टोल शुल्क प्रणाली 1 मई से शुरू करने के बारे में कोई निर्णय नहीं लिया गया है। इससे जुड़ी मीडिया खबरों का खंडन करते हुए सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने कहा कि न तो मंत्रालय और न ही भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ने इस संबंध में कोई निर्णय लिया है। मंत्रालय ने कहा कि टोल प्लाजा के माध्यम से वाहनों की निर्बाध, बाधा मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने और यात्रा समय को कम करने के लिए चयनित टोल प्लाजा पर फास्टैग आधारित बाधा रहित स्वचालित नंबर प्लेट पहचान टोल प्रणाली लागू की जाएगी। इस प्रणाली में स्वचालित नंबर प्लेट पहचान तकनीक और मौजूदा फास्टैग प्रणाली को आपस में जोड़ा जाएगा। इसके तहत वाहनों को टोल प्लाजा पर रुकने की आवश्यकता नहीं होगी। उच्च क्षमता वाले ANPR कैमरों और फास्टैग रीडर्स के माध्यम से पहचान के आधार पर टोल शुल्क लिया जाएगा।
नियमों का उल्लंघन करने वालों को ई नोटिस भेजा जाएगा, जिसका भुगतान न करने पर फास्टैग निलंबित किया जा सकता है और वाहन से संबंधित अन्य दंड लगाए जा सकते हैं। मंत्रालय ने कहा कि NHAI ने चुनिंदा स्थानों पर ANPR फास्टैग आधारित बाधा रहित टोल प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए बोलियां आमंत्रित की हैं। इस प्रणाली के प्रदर्शन, दक्षता और उपयोगकर्ताओं की प्रतिक्रिया के आधार पर देश भर में इसके कार्यान्वयन के बारे में निर्णय लिया जाएगा। केंद्र ने विधिक माप विज्ञान सामान्य नियम 2011 के तहत वाहनों की गति मापने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले रडार उपकरणों के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने एक वक्तव्य में कहा है कि सड़क सुरक्षा और यातायात प्रवर्तन में निष्पक्षता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये नियम 1 जुलाई से प्रभावी होंगे। नियमों के तहत सभी रडार आधारित गति माप उपकरणों को विधिक माप विज्ञान अधिकारियों द्वारा सत्यापित और मुहर लगाई जानी चाहिए। मंत्रालय ने कहा कि सत्यापित रडार उपकरण सटीकता, विधिक अनुपालन और निष्पक्ष प्रवर्तन सुनिश्चित करने, जिससे पारदर्शिता और सड़क सुरक्षा को प्रोत्साहन मिलेगा और लोगों का विश्वास मजबूत होगा। पंजाब के तरन में सत्ता नौशेरा गिरोह और एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स और तरन तारण पुलिस के बीच मुठभेड़ हुई। जवाबी कार्रवाई में 2 गैंगस्टर महकप्रीत सिंह और जोवराज सिंह घायल हो गए और उन्हें अस्पताल में भेजा गया है। गैंगस्टर ने पुलिसकर्मियों पर करीब 7 गोलियां चलाईं। आरोपियों के पास से 2 अत्याधुनिक हथियार, पाकिस्तान में बनी पिस्तौल और गोलियां बरामद की गई हैं। थराली पुलिस स्टेशन की जॉइंट टीम ने इनका पीछा करते हुए जब इनको रोकने की कोशिश करी, इनके नाम है महकप्रीत और युवराज। युवराज जो है मुरादपुरा तरन तारण का रहने वाला है, महकप्रीत सेखवा बटाला का रहने वाला है। जब इनको रोकने की कोशिश करी तो उन्होंने पुलिस की तरफ ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की टीम ने भी फायरिंग की है, जो कि 4 गोलियां इन दोनों के लगी हैं और ये गंभीर रूप से घायल हुए हैं। पास 2 वेपन रिकवर हुए हैं, एक ग्लोक 9mm और एक 30mm का पिस्टल जो है सोफिस्टिकेटेड, दोनों पाकिस्तान वाले वो बरामद हुए हैं। भारत का मोस्ट वांटेड आतंकी हैप्पी पासिया अमेरिका में अरेस्ट हो गया है। हैप्पी पासिया का असली नाम हरप्रीत सिंह है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI ने उसकी तस्वीर जारी की है। वह पंजाब में कई आतंकी हमलों का मास्टरमाइंड है। FBI और ERO की संयुक्त टीम ने कैलिफोर्निया के सैक्रामेंटो में आतंकवादी हरप्रीत सिंह को गिरफ्तार किया। हरप्रीत सिंह 2 अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी समूहों से जुड़ा हुआ है। हरप्रीत अवैध रूप से अमेरिका में रह रहा था और पकड़े जाने से बचने के लिए बर्नर फोन का इस्तेमाल करता था। आतंकी हैप्पी पासिया ने हाल ही में चंडीगढ़ के सेक्टर 10 में एक ग्रेनेड हमले और जालंधर में बीजेपी नेता मनोरंजन कालिया के घर पर हुए विस्फोट की जिम्मेदारी ली थी। वहीं NIA ने उस पर 5 लाख रुपए का इनाम रखकर उसे भगौड़ा घोषित किया था। भारत ने जॉर्डन में 17 अप्रैल से शुरू हुई अंडर 15 और अंडर 17 बॉक्सिंग चैंपियनशिप के लिए अंडर 15 के 30 सदस्यीय और अंडर 17 के 26 सदस्यीय दल का ऐलान किया है। अंडर 17 में उभरती हुई प्रतिभा साहिल, दुहान और देवांश के नाम भी शामिल हैं, जिन्होंने 2024 एशियन जूनियर चैंपियनशिप में रजत और कांस्य पदक हासिल किया था। ये प्रतियोगिता इन युवा मुक्केबाजों के भविष्य की बेहतरी के लिए एक बड़ा मंच है, जहां ये न सिर्फ अपनी प्रतिभा को सामने रख सकते हैं, बल्कि खुद को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आगे भी बढ़ा सकते हैं। प्रतियोगिता 1 मई तक चलेगी। और इस विशेष बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे और बीना सिंह को दीजिए अनुमति। नमस्कार।